जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो कि पार्ट फर्स्ट भूगोल का अध्याय 2 है दोस्तों, वन एवं वन्य जीव संसाधन। क्या है दोस्तों? वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता किसे कहते हैं और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जैव विविधता की बात करें तो पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों जैसे प्राणी जात जितनी भी हैं, प्राणियों की जाति जैसे जो है तो शेर हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, गाय बैल भैंस मानव, ये सब प्राणी जात। और वनस्पति जात यानी कि पेड़ पौधे या पादप जात की बात करें तो पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व उनकी प्रजातियों का पाया जाना ही जैव विविधता है। ठीक है, वैसे भी हमारा जो भारत देश है वो बहुत जो है तो विविधता वाला देश रहा है, चाहे वह प्राणियों को लेकर हो चाहे वह वनस्पतियों को लेकर हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो है तो महत्व देख लेते हैं, है ना। जैव विविधता का महत्व मानव जीवन के लिए, किसके लिए? मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी जो हैं वह जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है दोस्तों? मतलब संतुलन बनाकर रखते हैं, वही है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, मतलब सभी जीव जो है वह एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं। ठीक है, जिसका क्या है? हम एकमात्र हिस्सा हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए। ठीक है, मतलब अस्तित्व यानी पहचान, हम अपनी पहचान के लिए इसके विभिन्न तथ्यों पर निर्भर रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, यह भी हमें जो है तो कहाँ से मिलती है? वनों से ही मिलती है। जल जिसे हम पीते हैं, ठीक है, मृदा जो अनाज पैदा करती है, ठीक है, और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः से सृजन करते हैं। तो ये सब जो है तो जैव विविधता है जो कि मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगर जीवों में विभिन्नता न होती तो मृदा में अनाज पैदा न होता, है ना, और पौधे, पशु व सूक्ष्म जीव इनका जो है तो पुनः से निर्माण ना करते। ठीक है, निर्माण कर रहे हैं तभी तो जैव विविधता है। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वन जो होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि पर्यावरण संतुलन, मानव संतुलन, प्राणियों में संतुलन बनाकर रखते हैं वन। ठीक है, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद होते हैं जिन पर सभी दूसरे जीव जो है तो निर्भर होते हैं। मानव वनों से ही जो है तो लकड़ी प्राप्त करता है, वनों से ही मांस प्राप्त करता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं से प्राप्त मांस लोगों को जो है तो वनों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और कहीं न कहीं वन भी जो है तो मानव पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए किसी एक के बिना किसी के भी जीवन के विकास की संकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर योजना की बात करें, यह विश्व के बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। कौन सी परियोजना? जीव परियोजनाओं में से एक है। विश्व की जो है तो बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। इसमें बाघ को संरक्षण दिया गया। मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत नहीं की गई थी, बल्कि इस योजना का उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना था। मतलब हम कह सकते हैं कि केवल बाघ जो है तो एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, और संकटग्रस्त जाति है, तो उसके ही जो है तो बचाव के लिए नहीं की गई थी इस योजना की शुरुआत, बल्कि बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना था इस योजना के तहत। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है अभ्यारण्य किसे कहते हैं। ठीक है, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के ही समान होते हैं। यह प्राणियों को
यह वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल होते हैं। अभयारण्य क्या होते हैं? जहाँ पे विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी और प्रजातियों को जो है तो सुरक्षित किया जाता है। यहाँ बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है, ठीक है, उसी को अभयारण्य कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्राणियों, वन्य प्राणियों और प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, उसे ही अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वन आयोग क्या है? केंद्रीय वन आयोग, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 1965 में, ठीक है, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी। किसने की थी? केंद्रीय सरकार ने, ठीक है, 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग का प्रमुख कार्य था आंकड़ों व सूचनाओं को एकत्रित करना तथा तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, ठीक है, मतलब जो तकनीकी, मतलब जो टेक्निकल तरीके हैं, ठीक है, उन तरीकों को जो है तो क्या करना, सभी लोगों को बताना, उनको प्रसारित करना, ठीक है, और जो आंकड़े हैं, जो सूचनाएं हैं, ठीक है, वन आयोग से लेकर उनको एकत्रित करना और लोगों को बताना, ठीक है, यह केंद्रीय वन आयोग का उद्देश्य था, ठीक है। उसके अलावा बाजारों का अध्ययन करना, वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्य को समन्वित करना, ठीक है, उनके कार्यों को एकत्रित करना आदि यह है तो वन आयोग के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसके कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? केंद्रीय वन आयोग के कार्य के अंतर्गत आंकड़ों को व सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है तथा उन्हीं आंकड़ों व सूचनाओं को तकनीकी रूप से जो है तो प्रसारित किया जाता है तथा बाजारों का अध्ययन किया जाता है और वन विकास में लगी जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों को भी एकत्रित किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अवर्गीकृत वन क्या हैं? वे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के अधिकार में होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं, ठीक है, मतलब व्यक्तियों के और सरकार के और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उन समुदायों के अधिकार में जो हों वही होते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है। मतलब इसमें गवर्नमेंट सरकार ने एक शर्त भी रखी थी कि जितने पेड़ आप काटो उतने पेड़ आप लगा दो, ठीक है, ताकि आगे आने वाले लगभग 15 से 20 सालों में वह फिर से जो है तो उपयोग के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, वही है अवर्गीकृत वन। इसमें सबका अधिकार होता है, केंद्र का भी, सरकार का भी होता है, व्यक्तियों का भी और वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे समूहों का भी अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आरक्षित वन की अगर हम बात करें तो यह वह वन होते हैं जिन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, केवल गवर्नमेंट सरकार के अलावा उस पर केवल गवर्नमेंट सरकार का ही अधिकार होता है, वही होते हैं आरक्षित वन, ठीक है। क्योंकि जब वन कानून बने थे तो वह जो वन है उन्हें आरक्षित कर दिया गया था, उन्हीं को आरक्षित वन कहा गया, ठीक है। क्योंकि लकड़ियों का उपयोग तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सरकार भी करती है, तो वह फिर आरक्षित वनों से लकड़ियों को काटकर उपयोग में अपने लाती है, ठीक है, ट्रेन वगैरह, ट्रेन की सीट बनाने के लिए, है ना, आदि, ठीक है, गाटर वाटर के काम के लिए जो है तो वो लकड़ी कटवाती रहती है, उसी वन से कटवाती है। कौन से वाले से? जो आरक्षित वन होते हैं उनसे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। जो वन अधिनियम बने हैं 1972 में उन पर जो है तो प्रभाव डालने वाले जो भी जो है प्रावधान है उनको बताना है, ठीक है। तो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान ये हैं। पहला है जैसे इस अधिनियम में वन्य जीवों के आवास हेतु सुरक्षा के अनेक प्रावधान किए गए थे, ठीक है। जो जो 1972 अधिनियम था दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम भारत का, उसमें वन्य जीवों के आवास हेतु सुरक्षा के अनेक प्रावधान किए गए हैं कि इनकी सुरक्षा, इनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनेक प्रावधान किए गए हैं। दूसरा प्रावधान था
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का इस अधिनियम के द्वारा भारत में रक्षित जातियों की सूची को प्रकाशित करके उनके बचाव के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जंगली जीवों के जो है तो व्यापार पर रोक लगा दी गई। मतलब जीवों की सुरक्षा व्यवस्था से यह जो अधिनियम है वह संबंधित है, जो हमेशा जीवों की सुरक्षा के लिए सोचा है। ठीक है, यह इसका अधिनियम का जो दूसरा प्रावधान था यह था कि जो रक्षित जातियां हैं, मतलब जिस प्रकार से हमने बताया रक्षित वन, उसी प्रकार से है जो है तो रक्षित जातियां। ठीक है, जो गवर्नमेंट, सरकार, समुदाय या मनुष्य के जो है तो अधिकार में रहते हैं, उनकी सूची को प्रकाशित करना है और उनके बचाव के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, उनके बचाव के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा उनके व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तीसरा जो प्रावधान था 1972 अधिनियम का वो है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। ठीक है, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 का अगला हमारा एक प्रावधान है कि केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। ठीक है, अगला हमारा प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत कई परियोजनाओं की घोषणा की गई। क्या किया गया? परियोजनाओं की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि गैंडा, बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर, ये जो हैं इनको सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है, एक घोषणा की गई थी जिस घोषणा के आधार पर इन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना था। ठीक है, अगला है कि इसी अधिनियम के तहत कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, भारतीय जो है तो गोंडा, हिम तेंदुआ का मतलब जानते हो क्या? हिम यानी बर्फ होता है, यानी कि ठंडे वाले जगह में जहाँ पे बर्फबारी होती है उन जगहों पर रहने वाले तेंदुआ को हिम तेंदुआ कहते हैं। तो उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाकर उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत किसको किसको दी गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है? भारतीय हाथी को, काला हिरण को, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुआ को। ठीक है, इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और इस तरह से इनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो भौतिक पर्यावरण और उनमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे कि कहने की मतलब, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो जैसे धरती पर जो है तो घास होती है और धरती पर ही जो है तो चूहे और खरगोश होते हैं। तो चूहे और खरगोश जो है वो घास को खाते हैं कि नहीं खाते? ठीक है, तो अगर घास न होती तो चूहा और खरगोश न होते। ठीक है, और उसी प्रकार से चूहा और खरगोश के ऊपर जो है तो शेर और सर्प है। तो अगर शेर और सर्प न होते, है ना, अगर चूहा और खरगोश न होते तो शेर और सर्प न होता। ठीक है, क्योंकि शेर और सर्प जो है वो चूहा और खरगोश तो खाता ही है, मांस तो खाता ही है वो, है ना, तो वो ना होता। और अगर उसके ऊपर बाज ना होती, है ना, अगर बाज ना होती तो अगर बाज ना होती तो पेड़ पौधे ना होते। उसी प्रकार से अगर जो है तो शेर और सांप न होते तो बाज न होती। ठीक है, और फिर बाज के मरने के बाद, ठीक है, बाज के मरने के बाद वह धरती पर आई है, जिसके कारण जो ये आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों के लिए वह खाद का काम की है। फिर पेड़ों का जन्म हुआ है और पेड़ हमें किस तरह से लाभ देते हैं ये चीज़ तो आपको पता ही है कि पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ से हमें जो है तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पेड़ से हमें फल फूल प्राप्त होते हैं, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं, है ना, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। मतलब
इस तरह के सारे कार्य वो करते हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह क्या करती है, उनमें संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीव को खा लिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं खाया जाएगा तो जो जीव जिस जीव को खाता है ना, उसकी संख्या बहुत अधिक होती है, तो वो संख्या बढ़ती जाएगी और फिर बाद में मानव के जीवन के लिए कठिन समस्या पैदा करेंगे। इसीलिए प्रकृति जो है तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है और अपना जीवन यापन कर लेता है, और जो है तो जो प्रकृति है उसका संतुलन वो बनाए रखता है। ठीक है, वही है पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता की अगर बात करें तो यह जो है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वन जो है तो पारिस्थितिकी संतुलन, क्योंकि वनों पर ही तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, है ना। और वह जो है तो सबको कहीं ना कहीं आपस में जोड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि मानव भी कहीं ना कहीं वनों पर ही निर्भर है। विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी जो है वो तो वनों पर निर्भर हैं ही, है ना। तो इस तरह से जो है तो वह एक साइकिलिंग बन जाती है, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब वायुमंडल में भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जैसे कहने का कि अगर तापमान न होगा तो वाष्पीकरण न होगी, है ना। अगर वाष्पीकरण न होगा तो जल का संघनन न होगा वायुमंडल में, और जब वायुमंडल में जल का संघनन न होगा तो बारिश न होगी। इसीलिए बारिश के होने के लिए जो है तो तापमान, वाष्पीकरण और संघनन, ये सारी क्रियाएं होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक दूसरे के बिना ये कार्य अधूरा रह जाएगा, बारिश होने वाला जो काम है वह अधूरा रह जाएगा। ठीक है, यही है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद होते हैं। कौन? वन अभी हमने क्या बताया था कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वन प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान पदार्थों, खनिज व अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, है कि नहीं है। वन जो है वह संचय कोष भी हैं अन्य पदार्थों के। ठीक है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक व शहरी आवश्यकता की मांग को पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है आरक्षित और रक्षित वन में अंतर। ठीक है, अगर हम आरक्षित वन की बात करें तो भारत में आरक्षित अधिकतर वन जो हैं वह वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग के इन्हें ही निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन जो है तो यह ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका रख रखाव व इमारती लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है, उनके बचाव के लिए किया जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित घोषित किए गए हैं। ठीक है, अगर हम आरक्षित वन की बात करें तो गवर्नमेंट सरकार ने वनों को, जो जगह वनों के लिए आरक्षित कर दी है, आरक्षित का मतलब उन्होंने कह दिया है कि ये जो जगह है इसके वनों का, इसके घास का, इसके फल फूल का कोई भी व्यक्ति अब हमारी अनुमति के बिना उपयोग नहीं कर सकता है, ना ही वहाँ पे जा सकता है। आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, वही होते थे आरक्षित वन। ठीक है, वहाँ की लकड़ियों का उपयोग केवल गवर्नमेंट सरकार ही कर सकती थी। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति वहाँ का लकड़ियों का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर करना है तो उसको गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती थी, वही होते थे आरक्षित वन। ठीक है, जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि वो जो है तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है ना, और उस पर आवाजाही जो है तो किसी भी व्यक्तियों की नहीं हो रही है। ठीक है, तो वहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, इसीलिए सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, और वन पूरी तरह से सरकार के अधिकार में होते हैं। ठीक है, और अगर हम रक्षित वन की बात करें तो यह गांव के लोगों व समुदाय व सरकार के संपर्क में होते हैं।
रक्षित वन जिनका निर्माण व रखरखाव गांव वालों के अधिकार में होता। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन, तो सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों के बारे में बताना है कि सरकार ने जो है तो वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो उन्होंने पहला प्रयास किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वनों के विकास हेतु सरकार ने 1950 में वन बोर्ड की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना था और नए वनों को लगाना व वनों को सुरक्षित करना तथा वनों से संबंधित खोज करना था। ठीक है, किसका उद्देश्य था यह? वन बोर्ड का, जिसको किसने स्थापित किया था? केंद्र सरकार ने केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की थी। किसने? सरकार ने। कब? स्वतंत्रता के बाद 1950 में। ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना है, नए वनों को लगाना है और वनों को सुरक्षित करना और वनों की संबंधित खोज करना था। ठीक है, अगला हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण जो है तो प्रयास था वनों की सुरक्षा के लिए, वो था कि 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। इस वन नीति पर जो है तो मुख्य रूप से उन बातों पर जोर दिया गया जैसे पहाड़ियों, घाटियों, नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र वन बढ़ाए जाएं, आदि जंगलों और आदिवासियों के हक बरकरार रखे जाएं। इनके लिए जो है तो इन बातों पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया कि जो आदिवासियों के जो हक हैं उन्हें उसी तरह से बने रहने दिया जाना चाहिए वनों में, और वन क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए, और जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है तो वन लगाए जाएं, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तथा उनकी कटाई पर रोक लगाया जाए और वहाँ पे वह पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। ठीक है, भारत सरकार वन को सुरक्षा को लेकर सरकार का जो है तो अगला प्रयास था कि 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई, जिसके आधार पर वनों को सुरक्षित किया गया। अगला इसका प्रमुख जो है तो वनों की सुरक्षा को लेकर अगला इसका प्रयास था कि 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम लागू किया। क्या लागू किया? वन संरक्षण अधिनियम, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो वन लगे हैं, जो पेड़ लगे हैं, जो जंगल लगा हुआ है, उस जंगल को काट कर कोई भी कृषक कृषि नहीं कर सकता। ठीक है, सरकार की अनुमति के बिना। जब सरकार से वह अनुमति लेगा तभी वहाँ पर पेड़ों को काट कर कृषि कर सकता है। ठीक है, अगला जो प्रयास था वो था कि वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे? के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की थी? वन महोत्सव की। और अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन भी प्रारंभ किया। ठीक है, सामाजिक वानिकी वगैरह सब जो है तो सरकार ने ही जो है तो सामाजिक वानिकी योजना लागू की थी। इस योजना के अंतर्गत कहा गया था कि पेड़ पौधों को सड़कों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे व जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वन लगाए जाएं। ठीक है, यही थी सामाजिक वानिकी योजना। और इस योजना के तहत जो है तो स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया कि हर जो है तो 5 दिसंबर को पर्यावरण विश्व दिवस के समय पेड़ लगवाने के लिए कहा गया था। ठीक है, और लगवाया भी जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वनों के लाभ बताना है। ठीक है, वनों से क्या लाभ है? वनों से हमें जो है तो इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, कागज और जो है तो कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। साथ ही वर्षा कराने में सहायक, वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। ठीक है, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, जंगली पशुओं और प्रकृति का आवास प्रदान करते हैं और वार्ड की गति को धीमी करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। यह भूमि जल स्तर को जो है तो बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
ठीक है, भूमि जल स्तर को बढ़ाने में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है, बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम वनों के लाभ की बात करें तो वैसे वन हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने जो लाभ मिले, जैसे कि पेड़ में फल लगा है उसको तोड़कर हम खा लें, ये है प्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, पेड़ सूख गया है तो उसकी लकड़ी हम ले आए ईंधन जलाने के लिए, ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष लाभ है। लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो मतलब ऐसे लाभ जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। जैसे कि कहते हैं कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं, कैसे, दिखते तो नहीं है, ठीक है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कैसे देते हैं हमें ये भी नहीं दिखता, तो ये हो गए अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार से वन जो होते हैं वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब वन में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है और हमारी ज़रूरतों को वह पूरी करती है, ठीक है, वही संसाधन है। तो जो मानव वन है, ठीक है, यह जो है तो मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और वन्य जीवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। ठीक है, वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, वनों की। जानवरों को शिकार करने के लिए मानव प्रकृति ने वन्य प्राणियों को बेदर्दी से विनाश किया है। ठीक है, जानवरों की शिकार की मानव प्रकृति ने जो है तो वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया है, जिससे वन्य प्राणियों का जो अस्तित्व है यानी कि उसकी जो पहचान है वह खतरे में पड़ गई है। ठीक है, अतः दुर्लभ वन्य प्राणियों ने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एवं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर वन्य प्राणी नहीं रहेंगे तो जो शेर मांस का शिकार करता है वह फिर गांव तक आ पहुंचेगा और लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो वनों के नष्ट होने से उनकी प्रजातियां गांवों की ओर फिर पलायन कर जाएंगी, क्योंकि पेड़ तो रहेंगे नहीं, वन तो रहेंगे नहीं, है ना, इसलिए वो गांवों में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इसीलिए वन्य प्राणी संरक्षण जो है वह आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।